So very good morning to one and all. And today we'll be taking numericals from electrolytic process, and we will be focusing on two important numericals. One is based on the Faraday's first law, and another numerical will be based on Faraday's second law. ठीक है? तो बेसिकली फराडे की फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में बेसिकली ये बात की गई है कि जैसे फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, या फिर हम प्योर मेटल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू, तो होता क्या है कि हम किसी न किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड को, जहाँ पे हमको प्योर मेटल का डिपोजिशन चाहिए, मोस्ट केसेस में उसको हम लोग कैथोड ही कहते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे हमको प्योर मेटल का डिपोजिशन चाहिए रहता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिनन से फैराडे का लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? चार्ज जो हमको बैटरी में आप देखते होंगे, जो चार्ज स्टोर है हमारा, और उसी के थ्रू आपको 1 या 2 वोल्ट की बैटरी लगा के आप जो एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट लाते हो, तो वहां पे जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो किसका है? बेसिकली वहां पे बोला गया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। तो अब इस पर्टिकुलर फराडे फर्स्ट लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसको समझते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि कैलकुलेट द एम्पियर आवर्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ कोटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, थिकनेस है 0.08 mm थिक है, स्फीयर के फॉर्म में है वो, जहाँ पे कोटिंग चाहिए वो 6 सेंटीमीटर रेडियस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर का प्रोवाइड है, आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर प्रोवाइडेड है। अब होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में आनी चाहिए आप लोगों को, क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक ये सीखने वाली है कि डेंसिटी दिया है, इस डेंसिटी का क्या रोल है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच किया जाए। सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी प्रोवाइडेड है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, इट इज व्हाट, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब मास जो है हमारा वो है क्या? बेसिकली इट इज डेंसिटी, इट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक। अब डेंसिटी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। वॉल्यूम बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता क्या है, इट इज सरफेस, इट इज सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो भी थिकनेस आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप जब यहां से मास कैलकुलेट कर लोगे तो ये मास आपका आना चाहिए केजी, ठीक है। और ये जो 10.5 है ये डेंसिटी है, हम लिख देते हैं 10.5 यहाँ पे। उसके बाद सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर पे कोटिंग हो रही है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, और थिकनेस हमारी क्या है, टी। वैल्यूज को रख लेते हैं। 10.5 ये रेडियस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर, और थिकनेस आपकी यहाँ पे क्या है, 0.08 mm है। तो इस थिकनेस को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 0.008, ठीक। कैलकुलेट करने के बाद मास की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.038, ये आपको मिल जाएगी केजी। तो ये आपको मास मिल गया। अब फराडे का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, वो ये बताता है कि मास जो भी डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो होगा क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट रिक्वायर। और ये इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट रिक्वायर क्या है, बेसिकली चार्ज के फॉर्म में इसको डिनोट किया गया है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और q की वैल्यू क्या होती है, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। फर्दर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल्स टू जेड आई टी। और ये जो z है ये बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। जो भी आपको प्योर मेटल चाहिए, जिसका डिपोजिशन चाहिए, उसका इक्विवेलेंट आपको प्रोवाइडेड है। आई आपका क्या है, करंट है, जो कि एम्पियर्स में है। और ये जो टाइम है ये हमारा किस में रहता है, सेकेंड में। टाइम हमेशा सेकेंड में, और मास किस में रहता है हमारा, केजी में। तो इसका मतलब जो z आपका है क्वेश्चन में वो भी क्या है, गिवन है। z भी आपका क्वेश्चन में गिवन है। बस खास बात क्या है, ये जो z है यहाँ पे ऐसे यूनिट, अगर सपोज करिए इसकी यूनिट सपोज करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर ये यूनिट इसकी लिखते हैं ग्राम पर कोलम,
इसकी यूनिट क्या लिख दें, ग्राम पर कोलम। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से ग्राम पर कोलम के फॉर्म में वैल्यू होगी। तो गिवन है आपका, बट जेड की वैल्यू होगी क्या, हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं केजी पर कोलम चाहते हैं, हम केजी पर कोलम चाहते हैं, बट यहाँ पे ग्राम पर कोलम गिवन है। तो ग्राम पर कोलम गिवन है, इसका मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम वैल्यू है इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी पर कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मास हमने कैलकुलेट कर लिया, मास हमने कैलकुलेट किया, इट केम अराउंड 0.038 केजी। अब z को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और z को हम चाहते हैं कि z की जो यूनिट है वो क्या आ जाए, केजी पर कोलाम्ब आ जाए। और ये जो कोलाम्ब है ये बेसिकली क्या है, हमको ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली चार्ज को डिनोट कर रहा है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकेंड यूनिट होती है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब z को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो z की वैल्यू z क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 0.00118। तो लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसको हमको केजी पर कोलाम के फॉर्म में रखना है। तो हमने इसको वैल्यूज को सारा पुट किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रोवाइडेड है हमको। पेन में सेलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे वैल्यू है 0.0001118। ठीक है, अब यहाँ पे दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। कोलाम हमारा जो है वो सेकंड में रहता है, एम्पियर सेकंड में रहता है। तो सेकंड को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड डिवाइडेड बाई 3600 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो ये बेसिकली जो वैल्यू आएगी, ये हम इसको कन्वर्ट करने पे इसको लिख सकते हैं 3600। ठीक, ये हमारा 3600 हो गया। और यहाँ पे हमने इसको फर्दर 1000 से 1000 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 0.00, कैलकुलेट करिएगा आप, देख लीजिएगा 40248 के आसपास हमारे पास अब ये z आ गया, और ये क्या हो गया हमारा, केजी एम्पियर आर। ये ग्राम में था, ग्राम में को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000, और सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट के लिए 3600 वाला फैक्टर हमको मिल गया। ठीक है, अब फर्दर हमको आगे देखना है कि अब हमको क्या पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्पियर आवर्स पूछा गया है, निकालना है पूछा गया। तो फराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मास इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई टी। इसका मतलब क्या है, अगर आपको एम्पियर आवर्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास डिवाइडेड बाई जेड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे एम्पियर आर निकालना है, तो एम्पियर आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई जो भी हमारे पास अभी इक्विवेलेंट आया है, ECE जो आया है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आया, तो ये हो गया 0.038 डिवाइडेड बाई 0.004024। सॉल्व करिएगा तो एम्पियर आवर्स आपको मिल जाएंगे 9.44 एम्पियर आर। तो ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। तो ये फराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल है। अब फराडे के सेकंड लॉ को समझते हैं। फराडे के सेकंड लॉ में ये बोला गया है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और अलग अलग सब्सटेंस में पास किया जाता है, तब क्या मास जो डिपोजिशन हो रहा है सब्सटेंस का, वो प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट के, वो केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम देखिए यहाँ पे एक सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे, आप ध्यान रखिएगा उस सब्सक्रिप्ट का इंटरप्रिटेशन हमारा बस इतना ही है जिससे कि आप आसानी से चीजों को कर सकें। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, बोला है इफ 17.5 ग्राम ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड बाय 90 एम्पियर करंट फ्लोइंग फॉर 9 मिनट्स। ठीक, हाउ मच कॉपर वुड बी डिपॉजिटेड बाय 45 एम्पियर करंट इन 5 मिनट। एटॉमिक वेट ऑफ निकल एंड कॉपर 58.6 और 63.18 है रिस्पेक्टिवली, और वैलेंसी दोनों की क्या है, 2 है। ठीक, तो हम देखिए मास ऑफ निकल, मास ऑफ निकल देख लेते हैं। तो हम इसको डिनोट करते हैं M1 से। ठीक, और ये हमारा कितना है, 17.5 ग्राम है। इसी तरीके से आगे लिखते हैं कि टाइम कितना जरूरत पड़ रहा है, टाइम ऑफ करंट
टाइम ऑफ करंट फ्लो कितना है, टी की वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास है 9 मिनट, इसको भी हम लोग मान लेते हैं T1। इसी तरीके से एटॉमिक वेट आ जाता है, एटॉमिक वेट क्वेश्चन में गिवन है निकल का, तो एटॉमिक वेट ऑफ निकल ये हमारे पास कितना है 58.6। ठीक, ये चीजें हो गई हमारे पास। इसी तरीके से अब हम लोग आगे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है दूसरे केस में, एटॉमिक वेट हमारे पास प्रोवाइडेड है कॉपर का, एटॉमिक वेट हमारे पास कॉपर का प्रोवाइडेड है, जो कि कितना है हमारे पास 63.18 है। ठीक, अब यहाँ पे हमको सारी चीजों को फोकस करना है। तो सबसे पहले देखो हमने आपको बताया था कि हमें ईसीई निकालना है, निकल का निकालेंगे पहले ईसीई और फिर निकालेंगे ईसीई ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमको ईसीई है, उसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ईसीई ऑफ निकल निकालेंगे, निकल कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरे केस में, ईसीई जो होगा कॉपर का उसको कैलकुलेट कर लेंगे फराडे के सेकंड लॉ लगा के। ठीक, कैसे करेंगे देखो, निकल का जो इंफॉर्मेशन है, निकल की जो भी इंफॉर्मेशन है, इसमें फराडे का फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो फराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि मास इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई टी। मास आपको मालूम है, आई मालूम है, आपको टी मालूम है, आप जेड निकाल लो। जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइडेड किया है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 17.5 इंटू 10⁻³ हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई आई टी है, तो यहाँ पे 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 मिनट के लिए है, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, 90, क्योंकि देखो यहाँ पर करंट कितना रिक्वायर है 90 एम्पियर, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। ठीक है, क्योंकि हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 9 मिनट में कितने होंगे, इसको 60 में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 10⁻⁻8 kg पर कोलाम। कोलाम हमेशा याद रखिए एम्पियर सेकंड में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हमने लगाया तो हमको Z1 की वैल्यू पता चल गई जो निकल के लिए है, निकल का हमने ECE निकाल लिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको ECE निकालना है कॉपर का, अब हमको ECE निकालना है कॉपर का। कैसे निकलेगा ECE कॉपर का, इसके लिए देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको क्या बताया है कि जो भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये Z1 जो डिनोट सब्सक्रिप्ट कर रहा है ये निकल को कर रहा है, और Z2 जो डिनोट कर रहा है ये बेसिकली हमारा डिनोट कर रहा है ये कॉपर का। ठीक है, तो सपोज करो अगर हमको Z2 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने आपको बताया था कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको जैसे हमेशा याद रखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, केमिकल इक्विवेलेंट के। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट के, और केमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है, इट इज एटॉमिक, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जो होगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम Z1 बाई Z2 लिख रहे हैं तो ये केमिकल इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ निकल जो कि वन हम सब्सक्रिप्ट 1 से दिखा रहे हैं, इसी तरीके से केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें मालूम है, हमें केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर हम अभी कैलकुलेट, अभी हम देख लेते हैं कैसे आ रहा है। ठीक है, और वैलेंसी और एटॉमिक वेट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं, हम इसको हमको Z2 चाहिए, EC चाहिए कॉपर का, तो Z2 की वैल्यू होगी क्या, Z2 हो जाएगा हमारा, Z2 इधर चला गया तो Z1 इधर आया, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z1 मल्टीप्लाइड बाई केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर को हमने इसको इस तरीके से लिखा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ निकल, ये फॉर्मूला हुआ। Z1 की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, Z1 की वैल्यू हमारी आई 36 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक, 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर, देख लेते हैं एक बार कितना Z आया है हमारा, 10⁻⁻8। तो यहाँ पे 36 इंटू 10⁻⁸ आई वैल्यू, तो हम लिख देते हैं 36
इंटू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर निकालने के लिए क्या करना होगा, एटॉमिक वेट जो हमारा कॉपर का है, एटॉमिक वेट हमारा जो कॉपर का है डिवाइडेड बाई जो वैलेंसी है कॉपर की वो, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ निकल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ निकल डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ निकल। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 इंटू 10⁻⁻8। एटॉमिक वेट ऑफ जो कॉपर है वो 63.18, वैलेंसी कॉपर की भी क्या है 2 है। इसी तरीके से एटॉमिक वेट ऑफ निकल अगर देखोगे तो इट इज 58.6, वैलेंसी कितनी है 2। तो ECE कॉपर का Z2 है वो आपको मिल जाएगा 38.813 इंटू 10⁻⁻8, यूनिट याद रखिएगा केजी पर कोलाम, कोलाम हमेशा सेकंड में। तो Z1 और Z2 आ गया, Z1 और Z2 आ गया। बट अब पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड पूछा गया है। तो M2 की वैल्यू आपको चाहिए थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको M2 की वैल्यू चाहिए। M2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको Z2 की वैल्यू चाहिए थी। क्वेश्चन में आपको I2 प्रोवाइडेड है, T2 प्रोवाइडेड है, Z2 अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है, Z2 आपका आया 38.813 इंटू 10⁻⁻8। I2 करंट अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली I2 करंट, अगर क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं I2 करंट कितना है, 45 एम्पियर और 5 मिनट के लिए। 45 एम्पियर है 5 मिनट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 5। और हमने बताया था चार्ज जो I मल्टीप्लाइड बाई T सेकेंड्स में रहता है, तो ध्यान रखना एम्पियर सेकंड में रहता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो यहाँ पे हमने इसको किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00523 kg। तो इस तरीके से फराडे का फर्स्ट लॉ लगा के, फराडे का सेकंड लॉ लगा के हम लोगों ने दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं। और इनसे ज्यादा कोई भी आपको न्यूमेरिकल अब नहीं मिलेगा। आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में दोनों लॉज को अच्छे से समझ लीजिए, केमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, और अगर आपको मास पूछा जा रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस का डिपोजिशन का, तो आप उसके लिए ध्यान रखिए कि किसी एक का केमिकल इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड हो, या किसी एक का एटॉमिक वेट प्रोवाइडेड हो, या वैलेंसी प्रोवाइडेड हो, तो उसके थ्रू आप इन फॉर्मूलेस को यूज करके आसानी से दूसरा जो डिपोजिशन हो रहा है सब्सटेंस का मास जो उसका है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। जिसको कोई भी डाउट हो, ये वीडियो गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिया जाएगा, और वहां पे आप देखिएगा, वहां पे जो भी डाउट हो, आप कोई भी न्यूमेरिकल उसकी स्नैपशॉट मुझे डाल दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी डाल देंगे इसको, और यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि अगर आपको डायरेक्टली एक्सेस वहां पे करना है तो वहां से भी एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो एक वो बना देंगे उसमें पूरी सीरीज। उस सीरीज को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे यूटिलाइजेशन के लेक्चर्स मिल जाएंगे एक ही जगह। ठीक है, तो अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। किसी कोई भी डाउट है तो आप, पर्सनल नंबर भी है आपका, तो आप वहां से भी पिंग कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे। और प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि और अच्छे वीडियोस होने चाहिए, कुछ टॉपिक्स आपको मालूम है जो सजेस्ट कर सकते हो आप यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड ट्रैक्शन में, तो आप उनको भी कमेंट करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चंस लगाइए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स लगाइए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोलिसिस का जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, उसकी स्नैपशॉट भेजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे स्नैपशॉट भेजी है, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके उनको भेजे हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके का कुछ लगता है तो आप मुझे भी classinelectrical@gmail.com पे भेज सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। सेशन को वाइंड अप करते हैं।